बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मैं एक लड़के को पसंद करती थी और वो भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन हमारे खानदान वाले एक दूसरे के दुश्मन थे और कभी भी शादी ना हो सकती। इसलिए हमने एक प्लान बनाया कि वो मेरे भाई से लड़ाई करेगा और झूठ मूठ मरने का नाटक करेगा और उसके खानदान वाले बदले में मुझे मांग लेंगे और किसी नौकर के साथ ब्याह देंगे, लेकिन वो नौकर की जगह खुद निकाह कर लेगा। और फिर हमने ऐसा ही किया और मैं वनी हो गई और मेरा निकाह भी हो गया। और फिर जब मैं रुखसत हुई तो मुझे सर्वेंट क्वार्टर्स की जगह बड़े से कमरे में बिठा दिया गया। और फिर जब शोहर कमरे में आया और उसने घूंघट उठाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम मानूर है। मेरा ताल्लुक सुबह सिंध से है। घर में सब मुझे प्यार से कभी नूरी और कभी माही पुकारते थे। मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था। कोई जरा सा भी मुझे डांट देता या कुछ कह देता तो सब मुझे मनाते और आगे पीछे फिरते थे। मेरे दो भाई थे, सब मुझ पर अपनी जान निछावर करते थे। मैं खुद को दुनिया की खुशनसीब लड़की समझती थी। दो बेटों के बाद अम्मा को बहुत ख्वाहिश थी बेटी की, पर बाबा कहते मुझे बेटियां बुरी नहीं लगती, बस उनके नसीब से डर लगता है। दादी अम्मी आए दिन पोती के लिए दुआएं करती। और फिर मैं पैदा हुई। मेरे पैदा होने पर पूरी हवेली में एक जश्न मनाया गया था। मेरे नाज नखरे उठाए जाते। भाई भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, मेरी मम्मा की नसीहतों में भी इजाफा हो रहा था। घर भर की लाडली मुझे भला क्या परवाह थी। अपने बड़े भाई के साथ उन्हीं के स्कूल में जाती। सब हंसते, पर मैं खुद को लड़का समझती थी। जब क्लास में लड़के हंसते तो मैं भी साथ हंसती। मुझे तब पता नहीं होता था कि ये क्यों हंसते हैं। स्कूल वाले बाबा और मम्मा को कई बार कहते कि ये लड़कियों का स्कूल नहीं है, और बाबा उन्हें कहते आप इसे लड़की नहीं लड़का ही समझें। जहाँ मेरी बेटी का दिल करेगा ये वहीं पढ़ेगी। कुछ दिन मैं भाइयों के साथ जाती रही, फिर एक और स्कूल में जाने लगी। मेरा वहां से भी दिल उकता गया। और इन्हीं दिनों बाहर से मेरे चचा अपनी फैमिली को लेकर हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। चचा की एक बेटी मेरी हम उम्र थी, जिसका नाम परिचय था। मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम एक साथ खेलते, फिर मैं उसी के साथ स्कूल उसके साथ जाने लगी थी। और मेरे घर वालों ने सुकून का सांस लिया। मैं हर रोज परिचय के साथ स्कूल जाती। हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। स्कूल से कॉलेज पहुंच गई थी, पर हमारी दोस्ती में फर्क ना आया। मैं परिचय को अपनी भाभी बनाने का सोच लिया था मैंने, ताकि मेरी दोस्त मेरे साथ ही रहे। कई बार मम्मा से कहा, मम्मा मेरी सहेली भी थी। मेरी हर बात सुनती और मैं बिला झिझक उनको सब बता देती थी। मुझे सबसे ज्यादा मम्मा प्यार करती थी। मम्मा ने कहा, अभी तुम दोनों पढ़ रही हो, पहले पढ़ाई तो मुकम्मल कर लो, फिर हम तुम्हारे भाई से बात करेंगे। और जब तुम्हारा भाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया, फिर शादी की बात करेंगे। ऐसे तुम्हारे चचा इनकार ही नहीं कर दे, क्योंकि तुम तो जानती हो उनकी सोच क्या है। उनके लिए लड़की हो चाहे लड़का, पढ़ा लिखा होना, अपने पैरों पर होना उनके लिए ज्यादा अहम है। उनके लिए जमीन जायदाद मायने नहीं रखती। वो कहते हैं एक इंसान पढ़ा लिखा ना हो तो वो दुनिया का नकारा इंसान है। उनकी ऐसी सोच है। ऐसे हमें भी शर्मिंदगी होगी। ऊपर से तुम्हारे भाई का ध्यान सिर्फ अपनी जमीनों की तरफ है, और तुम्हें अपने भाई का तो पता है कितने गुस्से वाला है। बब्बा की बात भी सही थी। मैं कुछ अरसे इस बात को भूल गई, पर मेरे भाई ने तालीम छोड़कर बाबा के साथ जमीनों को देखने लगे और कहने लगे, हमें पढ़ाई की क्या जरूरत, ये सब काम लड़कियों के होते हैं जो दिल बहलाने को पढ़ने लग जाती हैं। मेरे बड़े भैया की यही सोच थी, लेकिन मेरा दूसरा भाई पढ़ रहा था और उसका रवैया भी नरम होता था। वो बिल्कुल बड़े भैया जैसा नहीं था। मैंने घर शोर डाल दिया कि मेरी सब सहेलियों के भाइयों की शादी हो रही है, बड़े भैया की भी शादी कर दे। और मैं दादी को लड़की का नाम बताने ही लगी थी कि छोटे भाई अफान ने कहा, बड़े भाई को शादी नहीं करनी, उन्हें कोई जल्दी नहीं है, पर मुझे जल्दी है। मेरे बच्चे मेरे बिना उदास हैं। और दादी उसको डांटने लग जाती। दादी ने बेशर्म और पता नहीं क्या क्या खिताब दिया। भाई को सब हंस रहे थे और साथ हुक्म दिया, घर में सबसे पहले शादी मानूर की होगी। अब उसकी उम्र हो गई है शादी की।
लड़कियों की शादी जितनी जल्दी कर दे उतना अच्छा है। बाबा ने कहा, माँ जी मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमारी आजकल वैसे भी दूसरे गांव के लोगों से दुश्मनी चल रही है और एक ही बेटी है मेरी। मैं नहीं चाहता कोई ऊंच नीच हो जाए। आप भी उबैद, मेरा बड़ा भाई, उसको समझाया करे, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूँ, पर वो अपनी मन मर्जियां करता है। जरा सा कुछ कह दो तो आपे से बाहर हो जाता है। मुझे तो डर है कहीं कुछ गलत ही ना कर बैठे। जवान खून है। दादी अम्मी ने कहा, परेशान ना हो, मेरी बात सुनता है। जैसे घर आता मैं उससे बात करूंगी। वैसे भी मानूर सही कहती है, हम उसकी शादी कर देते हैं, खुद ही घर की तरफ ध्यान हो जाएगा। तुम ऐसा करो, कोई लड़की अभी देखो, हम मानूर उसके लिए, बड़े भाई के लिए, और कोई लड़का भी देखो, हम मानूर और उबैद की शादी एक साथ कर देंगे। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। और दादी अम्मी ने मुझे कहा, जितना पढ़ना था बस पढ़ लिया, हमने कौन सा लड़की से नौकरी करवानी है। साथ ही बाबा को लड़का ढूंढने का हुक्म दे दिया, जिस पर बाबा ने ताबेदारी से सर हिला दिया। मैं अपना पैर पटकती कमरे में चली गई। मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, मैं तो मजीद आगे पढ़ने के लिए बैरूने मुल्क जाना चाहती थी। बाहर से ख्वाब थे, बहुत बड़े ख्वाब थे जिनको मैंने पूरा करना था। मुझे तो गुस्से की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। कमरे में टहलती रही और फिर बाहर आ गई तो देखा लॉन में मेरा बड़ा भाई अफान और परीशे खड़े हंस रहे थे। मेरी आंखों को यकीन ही ना आया, कहाँ मैं अवैध भाई के साथ परीशे को दुल्हन बनने देखती रही और कहाँ ये अफान भाई के साथ खड़ी हंस रही है, और वो भी रात के इस वक्त। फिर अपने दिमाग में आने वाले फजूल ख्याल को झटक दिया। हो सकता है वो वैसे ही बात कर रहे हों। हमारे और परीशे का घर साथ साथ था। सब कदर पे हंसी मजाक चलता रहता था। और जैसे परीशा ने मुझे देखा तो वो फौरन जाने के लिए मुड़ गई। मैंने भाई से पूछा क्या चल रहा था। कहने लगे, तुम जासूसी कम किया करो, और कमरे में चले गए। मैंने सोच लिया था मुझे पहले परीशा से पूछ लेना चाहिए, क्या पता वो किसी और को पसंद करती हो। आखिर को हम बेस्ट फ्रेंड भी तो थी। वो मेरे दोनों भाइयों में से किसी की भी दुल्हन बनकर आती मुझे कबूल थी, लेकिन मुझे तो परीशा की शक्ल में भाभी चाहिए थी। और बिलाहर परीशा ने बताया, वो और अफान बचपन से एक दूसरे को बेहद चाहते हैं और पढ़ाई मुकम्मल होते शादी भी करेंगे। पर अभी बड़ों की बारी है और अच्छा नहीं लगता ना ऐसे कोई बात निकले मुंह से। तुम तो हमारे खानदान को जानती हो, ऐसी कोई मोहब्बत वाली बात सुन ली तो जान से मार देंगे। वो सही कह रही थी। हमें इतनी आज़ादी नहीं थी कि हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला कर सकते। हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। पर कहते हैं ना, दिन खुशी के हों या गम के, ज्यादा दिन नहीं रहते। पर मेरी जिंदगी से मेरी ही नादानी की वजह से खुशियां हमेशा के लिए खत्म होने जा रही थी। और इस बात का अंदाजा मुझे शादी के दिन हुआ था, और तब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसकी सज़ा आज भी भुगत रही हूँ। मेरे कई रिश्ते आने लगे। दादी अम्मी और बाबा को तो कोई रिश्ता पसंद ही ना आता। मम्मा ने आहर तजवीज़ पेश की, पहले बड़े बेटे की शादी कर देते हैं, बहू घर आ जाएगी तो रौनक हो जाएगी। अभी मानूर का रिश्ता देखते रहते हैं, जैसे पसंद आया तो शादी कर देंगे। सब इस तजवीज़ पर रजामंद हो गए और बड़े भाई के लिए लड़की देखने का सिलसिला शुरू हो गया। भाई की शादी पुप्पो के घर तय पाई गई और मैं भाई की मंगनी और शादी पर अपना हर अरमान पूरा कर किया। और इसी दौरान मेरी मुलाकात हैदर से हुई। शादी में एक दो बार वो नजर आया था। सुनने में आया कि वो बैरूनी मुल्क से पढ़कर आया है और अपने गांव अस्पताल खोलने का प्लान है। बहुत सी लड़कियां उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, पर वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी शख्सियत में ऐसी कोई बात जरूर थी जो मैं उसको कहीं दिन भूल ही नहीं पाई। और फिर न जाने उसने मेरा नंबर कहाँ से लिया। मुझे कॉल्स करता रहता। उसे शायरी बहुत पसंद थी। हर रोज सुबह एक नए शेर से होती। मेरी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातें और वो दोनों मुझे अच्छे लगने लगे। मैं उसको जवाब देने लगी और यूं 7 माह के अरसे में हम एक दूसरे की मोहब्बत में डूब चुके थे। एक दिन चचा मेरे रिश्ते को आ गए। कहा, जब तुम मेरी बेटी ले सकते हो तो फिर मेरी भी चाहत है कि मानूर मेरी हवेली की बहू बनकर आए।
आखिर को एक ही भतीजी है मेरी। सभी बहुत खुश थे और बाबा और दादी अम्मी ने फौरन हाँ कर दी। जब मुझे पता चला तो मेरे तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि मैं तो हैदर को पसंद करती थी और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि किसी को ये बात बता सकती। जल्दी से हैदर को मैसेज किया और उसने आगे जो बात बताई, मुझे लगा मोहब्बत मेरे लिए सारी उम्र का रोग बन जाएगी और मैं कभी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकूंगी, क्योंकि वो तो हमारे दुश्मनों का बेटा है जिसका नाम सुनना भी हमारे खानदान वाले एक जुर्म समझते थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। सबको लगता मैं अपनों से बिछड़ जाने के दुख में रो रही हूँ। सब मुझे हर रोज तसल्लियाँ देते, पर किसी को क्या बताती। मैं तो मोहब्बत कर बैठी हूँ। मेरी पढ़ाई भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि भैया ने कहा कि बस बहुत पढ़ लिया। हमारे ही खानदान में वाहिद तुम लोग हो जो इतना पढ़ गई हो, वरना मैं तो इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। अगले दिन चचा मेरी शादी की तारीख लेने आ गए, ताकि बेटे और बेटी की शादी एक साथ कर दें, और मुझसे मिलना चाहते थे। मैं तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर मना कर दिया। बाबा ने कहा अचानक कैसे, वो कुछ दिन सोच कर फिर शादी की तारीख बता देंगे, आखिर घर की बात है। मैं उसी दिन हिम्मत करके मैंने मम्मा से कहा, मम्मा मैं किसी और से मोहब्बत करने लगी हूँ। इतनी बात करनी थी कि मम्मा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा यही चुप हो जाओ, तुम्हारे मुंह से बगावत की बू आ रही है। खबरदार जो मोहब्बत का नाम भी लिया तो। और उसी वक्त दादी के कमरे से फुप्पो के रोने की आवाजें आने लगी। दादी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले अच्छी भली हमारे साथ खाना खा रही थी और अचानक हार्ट अटैक से वो चल बसी। हमारे घर में सब सोगवारी में जा चुके थे। कोई ना कुछ खाता और ना ही पीता था। सब उदास रहते। दादी से सब बहुत अटैच थे। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था उनकी मौत का। मेरी शादी लेट हो गई और मुझे लगा किस्मत मेरा साथ दे रही है। हैदर से कहा हम भागकर शादी कर लेते हैं। उसने कहा जैसे खानदान वालों को पता चलेगा हमें मार देंगे। हमारा नामो निशान भी किसी को नहीं मिलेगा और ना ही हम। कब तक भागते रहेंगे। फिर बाबा ने चचा को मेरी शादी की तारीख दे दी और मुझे लगा कि मैं हैदर के बगैर मर जाऊंगी। जवानी की उम्र ऐसी होती है जिसमें कुछ लोग खुदगर्ज हो जाते हैं। वो अपने अलावा किसी का नहीं सोचते, भटक जाते हैं, और मैं भी भटक गई थी। अपने हाथों से अपनी किस्मत का फैसला कर लिया। मैं जिस लड़के हैदर को पसंद करती थी वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन हमारे खानदान वाले एक दूसरे के दुश्मन थे और कभी भी शादी नहीं हो सकती। इसलिए हमने एक प्लान बनाया कि वो मेरे भाई से लड़ाई करेगा और झूठ मूठ बढ़ने का नाटक करेगा, और उसके खानदान वाले बदले में मुझे मांग लेंगे और किसी नौकर के साथ ब्याह देंगे। लेकिन वो नौकर की जगह खुद निकाह कर लेगा। और फिर हमने ऐसा ही किया और मुझे मांग लिया गया और मेरा निकाह भी हो गया। और फिर जब मैं रुखसत हुई तो मुझे सर्वेंट क्वार्टर्स की बजाय एक बड़े से कमरे में बिठा दिया गया। और फिर जब शोहर कमरे में आया और उसने घूंघट उठाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो हैदर का बड़ा भाई था जो जहनी तौर पर माजूर था। मेरी शादी एक पागल से कर दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अभी सोच ही रही थी जब मेरी सास आई और उसने कहा तुम्हारी इतनी औकात नहीं, बेड पर बैठो, यहाँ जमीन पर जगह है तुम्हारी, और मुझे बाजू से पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। उनसे हैदर का पूछना चाहती थी पर मेरी सास चली गई और मेरा पागल शोहर तालियां बजा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं जो रुखसत होते वक्त एक आंसू नहीं बहाकर आई थी कि मेरी शादी मेरी पसंद की जगह हो रही है। मैंने तो चचा के बेटे के रिश्ते को ठुकरा दिया था। वो तो मुझसे मोहब्बत भी करता था पर मैंने उसे ठुकरा दिया। उससे कहा कि मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ, और आज जो हुआ मैं उस पर पछता रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी और हैदर ने मेरे साथ धोखा किया कि मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत मुश्किल से रात गुजरी और सुबह होते ही मेरी सास ने मेरे ऊपर पानी का जग फेंक दिया और कहा महारानी, यहाँ मलका बनाकर नहीं लाएंगे, उठो और घर का काम देखो। उन्होंने सब काम करने वालों की छुट्टी करवा दी थी और मैं उठी, घर का काम किया, जबकि अपने घर तो पानी भी नहीं उठकर पीती थी। मैं बस एक बार हैदर से पूछना चाहती थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे नफरत होने लगी थी उससे, पर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया था। मुझ पर जुल्म बढ़ता जा रहा था। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती थी। एक दिन मुझे बहुत भूख लगी थी, खाना खाने लगी तो मेरी सास ने खाना जमीन पर फेंक दिया
और कहने लगी अब जाकर खाना, अब खा खाना, और बद्दुआएं देने लगी। हर रोज मुझे जलील किया जाता और अपने पागल शोहर को भी संभालना पड़ता। कभी दिल करता इसको जान से मार दूं। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। दिन रात रोती, ये मुझसे क्या हो गया? मैं कैसे इतनी खुदगर्ज होगी कि अपने ही रिश्तों को धोखा दे दिया? काश मैं ऐसा ना किया होता। काश मैं अपनी मोहब्बत का गला घोंट देती, पर ऐसा ना करती। मेरी सास और ससुर मुझे देखते ही बोलना शुरू हो जाते। मुझे घर का कोई भी काम नहीं करना आता था। मेरी सास मेरे सर पर खड़ी हो जाती, जैसे कोई काम गलत होता मुझे थप्पड़ मारती। और मुझे अपना घर बहुत याद आता था, जहाँ कोई भी ऊंची आवाज से भी मुझसे बात नहीं करता था। मेरी एक नंद थी जो हर वक्त कमरे में बंद रहती और कुरान पाक पढ़ती रही। मैं जब उसको खाना देने जाती वो सफेद लिबास पहने इबादत में मशगूल रहती। एक दिन ऐसे ही उसके पास बैठ गई। उससे कहा, आपा एक बात पूछूं, क्या आप भी मुझे कसूरवार समझती हैं जो सलूक मुझसे हो रहा है? अगर आप मेरी जगह अगर आप माँ जी या अपने बाबा से कह दे तो वो मेरे साथ इतना जुल्म ना किया करें। बेशक मुझे खाना ना दें, पर जानवरों जैसा सलूक ना किया करें मेरे साथ। तो वो कहने लगी, इस घर में सभी दरिंदे हैं। जो एक इंसान था वो भी इस दुनिया से चला गया, और मैं जो यहाँ बैठी हूँ तुम अकेली नहीं हो। तुम अकेली वनी होकर नहीं आई हो, मैं भी वनी की गई हूँ। मेरा निकाह कुरान पाक के साथ कर दिया गया है, और लोगों से कहा कि मैं मर चुकी हूँ, जबकि मैं इस कैद खाने में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। मैंने कहा, आपा आपने ऐसा क्या किया था? कहने लगी, मोहब्बत की थी और सामने वाला बेवफा निकला। मेरे हैदर भाई ने बहुत कोशिश की थी मुझे यहाँ से निकालने की, पर वो भी निकाम हो गया। मैंने पूछा, आपने किससे मोहब्बत की थी? तो मेरी नान ने जवाब दिया, तुम्हारे भाई उबैद से। उसकी ये बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? तो मेरी नंद, जिसको सब आपा कहते थे, कहने लगी, मैं भागकर शादी करने वाली थी, पर तुम्हारा भाई आया ही नहीं। उसने कहा, तुम तो दुश्मनों की बेटी हो, और हम दुश्मनों की बेटी को वनी तो बना सकते हैं पर अपनी हवेली की जीनत नहीं। और अगर वनी होकर आना है तो आ जाओ। और मैं रास्ते से वापस चली गई, और जब घर वापस आई तो बाबा साईं और भैया को पता चल गया, और इसी वक्त मेरा निकाह कर दिया गया। बाबा साईं ने कहा, तुम्हें मार देने से बेहतर है तुम रोज रोज सिसक कर मरो, और मैं रोज मर रही हूँ। मुझे इस कमरे से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है। मेरी नंद रो रही थी और मैं सोच रही थी, ये रवायात, ये रस्में कब खत्म होंगी? कब एक औरत को उसकी मर्जी से जीने दिया जाएगा? आखिर कब तक मोहब्बत को गुनाह समझा जाएगा? कब तक मोहब्बत करने वालों को सजा मिलती रहेगी? मेरे भाई ने अच्छा नहीं किया था, शायद ये इसी की सजा थी जो मेरे साथ हुआ था। मैं अपनी नंद से हैदर का पूछना चाहती थी। जब से मेरी शादी हुई थी वो मुझे कहीं नजर नहीं आया था। पता नहीं कहाँ चला गया था, शायद बुज़दिल था, मेरा सामना करने से घबरा रहा होगा। मेरे भाई ने उसकी बहन के साथ ऐसा किया, तभी उसने मुझसे बदला लिया। मैं यही सब सोच रही थी जब मेरी सास आई और मुझे भालू से घसीटते हुए बाहर ले गई। कहने लगी, अपने शोहर को संभाल। मेरा शोहर जो खाना सारा कपड़ों पर गिरा कर बैठा था और रो रहा था। इस पागल को मेरे पल्लू से बांध दिया गया। पता नहीं उसने कब मरना था, हर वक्त शोर करता रहता था। एक दिन मैंने गुस्से से उसे थप्पड़ मार दिया और वह बेहोश हो गया। मुझे लगा सच में मर गया है। कितनी देर उसको होश नहीं आया था। फिर जाकर अपनी सास के दरवाजे पर दस्तक दी और उनसे कहा, आपके बेटे को होश नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ है। तो वो मुझे घूरती हुई कमरे में आ गई और पानी के छींटे मारने लगी। डॉक्टर को बुलवाया तो उसने कहा, डर कर बेहोश हो गया है, आप उसका अच्छे से ख्याल रखिए। और डॉक्टर के जाने के बाद मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़ लिया और कहने लगी, क्या कहा तुमने मेरे बेटे को? तो उनका पागल बेटा आकर मेरे बाल काटने लगा, कहने लगा, मेरे जितने जितने बाल हैं उसके। और वो अपनी सास के आगे हाथ जोड़े भीख मांगने लगी। मेरी सास ने कहा, तुम इस काबिल नहीं, तुम पर रहम किया जाए। मेरी सास ने मेरे बाल काट दिए, और उनका पागल बेटा खुश होकर तालियां बजाने लगा। और मेरी सास ने कहा, अगर उसे कुछ हो गया तो याद रखना, तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हारे खानदान वाले भी तुम्हारी लाश को पहचानने से इनकार कर देंगे। मैं डरने लगी थी, और फिर उस दिन मेरी सास ने सजा के तौर पर मुझे भूखा प्यासा एक कमरे में बंद कर दिया, और दूसरे दिन दरवाजा खोला। मुझे अंधेरे कमरे में डर की वजह से बुखार हो चुका था, रंगत पीली पड़ चुकी थी, पर मैं बेबस हो चुकी थी। कोई भी मेरा लिहाज नहीं करता था।
किसी को मुझ पर तरस नहीं आता था। जिसकी खातिर अपनी जान दांव पर लगाई थी, उसकी वजह से मैं ये जुल्म सह रही थी और वो खुद कहीं गुम हो गया था। बस एक बार सामने आ जाता तो उसका गिरेबान पकड़कर पूछती मेरा क्या कसूर था, क्यों किया मेरे साथ ऐसा। उससे तो अच्छा था मोहब्बत से मुकर जाता, पर इतने माह हो चुके थे हैदर की कोई खबर ही नहीं थी। एक दिन कमरे की सफाई करते मेज पर अपनी जेठानी का फोन देखा और जल्दी से भाई को कॉल करने लगी। किसी तरह मुझे यहाँ से निकाल ले, और रो रो कर भाई से बात कर रही थी। तभी मेरे जेठ ने मोबाइल फोन छीन लिया और उनसे कहा प्लीज भाई, मुझे अपने भाई से बात कर लेने दें। पर वो मुझे घसीटता हुआ बाहर ले गया और अपनी माँ के पैरों में फेंक दिया। कहने लगा इसे लगाम डाल कर रखें, आज ही अपने भाई को फोन कर रही थी, कल को कहीं ऐसा ना हो यहाँ से भाग ही जाए। उसके खानदान वालों ने जो जुर्म किया है उसकी सजा बहुत कम है। मेरा तो दिल करता है उसके खानदान वालों का नामो निशान ही मिटा दूं। मैं हाथ जोड़े रो रही थी, उससे बाफिया भाग रही थी, और तभी मेरा पागल शोहर सीढ़ियों से गिर गया और उसके सर पर चोट लगी और खून निकलने लगा। मेरी सास और सभी उसकी तरफ भागे, और जैसे मैं पास खड़ी हुई, मेरी सास मुझे धक्के देने लगी, कहने लगी तुम्हारे खानदान वालों का दिल नहीं भरा हमें तकलीफ दे देकर। पहले मेरी बेटी की खुशियां खा गए, मैं चुप रही। फिर मेरे बेटे हैदर को जान से मार दिया और उसके बदले में तुम्हें भेज दिया, और मुझ पर बिजली गिरी थी। मुझे ऐसा लगा मैं गलत सुन रही हूँ। मैंने कहा माँ जी ये आप क्या कह रहे हैं, हैदर को क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं मालूम हैदर को क्या हुआ है। मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, तुम्हारे भाई ने उसे जान से मार दिया। क्या मिला तुम लोगों को, मेरी बद्दुआ है तुम लोगों को कभी सुकून ना हो। एक माँ की बददुआ है तुम्हारे खानदान वालों का नामो निशान मिट जाए। और अपने शोहर को कहने लगी छोड़ के आए से इसके बाप के घर, और उन लोगों को बता आए हमें खून का बदला खून चाहिए, मुझे फिर ही सुकून मिलेगा। और मैंने उनका पाँव पकड़ लिया और उनसे कहा इन सब को कुछ ना कहें, आपने मुझे मारना है मार दें, पर जुर्म का कसूरवार मैं हूँ, मेरे खानदान वालों को छोड़ दें। और मेरा जेठ मुझे ठोकर मारता हुआ चला गया और मैं चीख चीख कर रोने लगी, खुद को खुद ही मारने लगी। ये मुझसे क्या हो गया, हैदर कैसे इस दुनिया से चला गया। मैं तो समझी थी उसने नाटक किया मरने का, पर भैया ने उसे सच में मार दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, मैं अंदर से मर चुकी थी। अब किसी का जुल्म मुझ पर कोई असर नहीं करता था। रोज मुझसे जानवरों जैसा सलूक होता, और मैं आधी रात को हैदर की कब्र पर जाकर उससे माफी मांगती हूँ। मेरे दिल में मेरी रूह में आज भी उसकी मोहब्बत बसती है, और मैं बस इंतजार में हूँ मुझे कब मौत आएगी, क्योंकि मेरी मौत ही मुझे इस जालिम समाज की रस्मों से निजात दिला सकती है।